बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इससे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल, वो आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में जो गलतियां उससे हुई थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए आ गया नील बोहर। 1913 में उसने एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसमें उसने उस गलतियों को, उस मिस्टेक्स को निकालने की कोशिश की जो गलतियां, मिस्टेक्स रदरफोर्ड से हुई थी। कुछ बड़ी गलतियां यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड ने कहा था अपनी थ्योरी में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द बिल्कुल ऐसा ही घूमता है जिस तरह के सूरज के गिर्द, सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द जमीन घूमती है। कैसे? रदरफोर्ड ने कहा था कि ये है न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है बिल्कुल ऐसे ही घूमता है जैसे कि सूरज के गिर्द सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जमीन घूमती है। तो अब ये बात रदरफोर्ड ने सिर्फ स्केचुअल बेस पर की थी, मतलब जो दिखाई दे रहा था उसको उस बुनियाद पर की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने इस जमीन और सूरज को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ। जमीन और सूरज पर चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडीज है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये चार्ज बॉडीज है। तो इसने न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज बॉडीज के साथ कंपेयर कर लिया, यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब आप सोचोगे कि न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज बॉडीज के साथ कंपेयर किया तो क्या हुआ? जमीन भी घूम रही है सूरज के गिर्द ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के गिर्द ऑर्बिट में घूम रहा है। सो व्हाट अगर चार्ज बॉडीज न्यूट्रल बॉडीज के साथ कंपेयर हो गया तो? लेकिन है यहां पर बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है वो आपको पता लग जाएगा मैक्सवेल थ्योरी पढ़कर। अगर मैक्सवेल की थ्योरी आप पढ़ोगे तो मैक्सवेल कहता है कि अगर एक चार्ज बॉडी मूव करती है तो चार्ज बॉडी की मूवमेंट से एनर्जी रिलीज होती है। जब चार्ज बॉडीज मूव करती है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। मैक्सवेल ने प्रपोज किया था कि अगर चार्ज बॉडी मूव करती है तो ये एनर्जी रिलीज करेगी और गेन भी कर सकती है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर चार्ज बॉडी सिर्फ सिंपल मूवमेंट करता है चार्ज बॉडी, तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इससे। तो अब देखो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और जमीन भी मूव करती है, जमीन पर तो चार्ज है ही नहीं, तो अगर जमीन मूव करती है इससे ना एनर्जी रिलीज होगी ना इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी एब्जॉर्प्शन से इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है। जबकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है तो इस पर मैक्सवेल की ये थ्योरी अप्लाई होगी। चार्ज बॉडी है, जब ये मूव करेगी, हरकत करेगी, तो इससे एनर्जी वो निकलेगी, ये एनर्जी रिलीज करेगी। एनर्जी रिलीज करेगी तो ये वापस से इसी पाथ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी एनर्जी जो है, ठीक है, यहां तक आते आते इसकी एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी, तो वापस यहां पर जब ये आएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो लो एनर्जी की वजह से ये यहां पर आएगा, ऊपर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज बॉडी है, मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी लॉस कर चुका है, तो इसकी पोजीशन नीचे आ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है और भी मूव कर रहा है, तो और एनर्जी ये रिलीज करेगा और इसका पोजीशन नीचे आ जाएगा, और भी ये एनर्जी रिलीज करेगा। अगर मूव करेगा तो ये पोजीशन नीचे आते आते ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा, एक बड़ा धमाका हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस तरह के एटम बम में होता है। एटम बम का प्रिंसिपल यही है, ठीक है। तो अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखें, हमारे इर्द गिर्द ये दीवारें हैं, ये टेबल पड़ा हुआ है, ये चेयर्स है आपकी, ये फैन हो मेरे ऊपर घूम रहा है, मैं खुद हूं, हम सब एटम से बने हैं, ये चीजें एटम से बनी है, लेकिन कोई भी एटम धमाका नहीं कर रहा। तो नॉर्मल रूटीन में हमको धमाका तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर ही नहीं रहा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर ही नहीं रहा तो या तो मैक्सवेल गलत है या रदरफोर्ड गलत है, और हमें पता है कि मैक्सवेल ठीक है। मैक्सवेल ठीक है तो रदरफोर्ड ही गलत हो गया। इसलिए उसको नहीं चाहिए था कि जमीन और सूरज इसके एग्जाम्पल को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ।
अब इलेक्ट्रॉन को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वही एक्सप्लेनेशन नील बोहर ने दे दी, यहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका एक और भी वो बड़ा डिफेक्ट जो था इसकी थ्योरी में वो ये था कि ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन हकीकत में जब हम देखते हैं तो वो कंटिन्यूस नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। वो आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बार फिर से उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। अगर वो आपको नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मुझे कहे तो फिर से समझा दूंगा रदरफोर्ड, ठीक। तो यहां पर अब आ गया जनाब बोहर साहब। बोहर साहब इसलिए आ गया कि वो इस रदरफोर्ड की इस गलतियों को ठीक करे। तो बोहर जी ने सबसे पहले कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन मूव्स in circular fixed paths around the nucleus। ये इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड बता रहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जमीन सूरज की गिर्द घूम रही है, तो नील बोहर बता रहा है कि इसको बताना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक कुछ खास सर्कुलर पाथ है, कुछ राहें हैं, कुछ रास्ते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द कुछ सर्कुलर गिर्द रास्ते हैं, उन रास्तों में, उन पाथ्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन रास्तों से इलेक्ट्रॉन हट नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन का रास्ता, घूमने का रास्ता, वही पाथ, वही रास्ता है, उससे हट कर नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नील बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कुछ खास सर्कुलर गिर्द रास्ते हैं, उस रास्तों, उन पाथ्स में घूमता है, और उन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, शिल भी कह सकते हैं। चूंकि इन सर्कुलर पाथ्स की एनर्जी फिक्स्ड है, हर एक सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इन बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वो फिक्स्ड होगी, इसलिए इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं कि इसकी एनर्जी फिक्स होगी। तो जितने भी ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के गिर्द है, हर एक की एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट किताब के अंदर इसी में अंदर लिख दिया है, मैंने जुदा इसलिए लिख दिया कि आपको वाज़ेह हो जाए। नंबर नेक्स्ट, उसने बता दिया कि ये एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी जो है न्यूक्लियस से इसका फासला कितना है, इससे डायरेक्ट रिलेशन रखता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर एक सेवा होगा, इंक्रीज होगा, तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। अगर एक में कमी आएगी तो दूसरे में भी कमी आएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी हाई होगी। जितना इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है उतनी ही उसकी एनर्जी हाई होगी, न्यूक्लियस से कितना नजदीक है उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज एज लॉन्ग एज, या शॉर्टकट लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन इन सेम या फिक्स्ड ऑर्बिट नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिट में घूमेगा, सेम ऑर्बिट सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में घूमेगा, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ये एनर्जी लूज करेगा। पॉइंट नंबर 5, इफ
इलेक्ट्रॉन जंप्स, अगर इलेक्ट्रॉन जंप लगाए कहां से कहां तक, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को जंप लगाए, फॉर एग्जांपल ये हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये लोअर ऑर्बिट को जंप लगा रहा है, ठीक है। तो अगर हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट को जंप लगाएगा, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट विल लूज इज एनर्जी, ये एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को हटाएगा। और अगर इसके उल्टा हो गया, मतलब फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जा रहा है, देन इट विल गेन एनर्जी, फिर ये एनर्जी गेन करेगा। वो आप अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि जितनी दूरी ज्यादा होगी न्यूक्लियस से, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी हाई होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर आ रहा है, तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी, वो एनर्जी लूज करेगा। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए पॉइंट नंबर 5, ठीक। पॉइंट नंबर 6 जो है वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे पहले मोमेंटम किस चीज को कहते हैं, वो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। किसी चीज का मास है और वो चीज मूव कर रही है एक खास स्पीड से, तो उसके मास को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसकी स्पीड से, इससे जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम कहते हैं मोमेंटम। इस मार्कर को मैं फेंक रहा हूं, तो जितने स्पीड से ये मार्कर मूव कर रहा है, उस स्पीड को इसके मास से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो आएगा उसको हम कहेंगे मोमेंटम। अब अगर ये मार्कर सीधे रास्ते में जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, तो इस मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि लाइन में जा रहा है। अगर इस मार्कर को मैं किसी धागे के साथ बांध लूं और इसको घुमाने लगूं, तो ये तो मूव कर रहा है ना, तो इसके मास को अब इस स्पीड से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन अब ये सर्कल में घूम रहा है, तो जितना रेडियस होगा उस पर भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना रेडियस होगा, रेडियस पर स्पीड डिपेंड करता है, ठीक है। हमें पता है अगर रेडियस कम हो तो स्पीड ज्यादा होता है, रेडियस ज्यादा हो तो स्पीड कम होता है, ये हमको पता है, अपनी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस मार्कर को धागे से बांध लूं और घुमाने लगूं, ठीक है, तो इसके स्पीड को इसके मास के साथ साथ मैं इस रेडियस के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, तब इसको मैं मोमेंटम कहूंगा, और इसको हम फिर कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के मास को इसके स्पीड के साथ, स्पीड को हम v से दिखाते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मास को अगर इसके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके साथ साथ ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट का जो रेडियस है न्यूक्लियस के मुताबिक, न्यूक्लियस से जितना फासला है, उस रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम, mvr। सो ये पॉइंट नंबर 6 कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr ये बराबर होगा h/2 जो कि कांस्टेंट है। h की वैल्यू है 6.64 × 10⁻34, 2 तो 2 है और पाई है 3.14। तो 6.64 × 10⁻34 को अगर मैं 2 × 3.4 इस पर डिवाइड करूं, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, या वो होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, या 2 के साथ, या 3 के साथ, या 4 के साथ, ये सारे के सारे जितने वैल्यूज आएंगे वही वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम हो सकती है। उन वैल्यूज के बीच इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकती। अगर कैलकुलेट करो, मेरे ख्याल से आप खुद कर लो, मेरे ख्याल से ये इस तरह से कुछ आता है 1.05 × 10⁻34 अगर 1 पर हम करें, ठीक है। और ये हुआ 1, यहाँ पर अगर 1 हो, अगर 2 कर ले तो फिर क्या आ जाएगा, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा 2.10 × 10⁻34। और अगर 3 के साथ करें तो क्या आ जाएगा 3.15 × 10⁻34, ठीक है। अगर 4 के साथ करें तो क्या आ जाएगा 4 5 are 20, तो 4.20 × 10⁻34 आ जाएगा। तो इस तरह सो ऑन।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता। ये हमें कहता है पॉइंट नंबर 6, ठीक है। और इससे हम शॉर्टकट ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस इलाके में घूम सकता है। ऑर्बिट, कोई जो ऑर्बिट होता है शेल, ये सच में कोई धागा नहीं होता, ठीक है, या आयरन रॉड या स्टील के रॉड से बना हुआ कुछ रेल की पटरी जैसी रास्ता ये नहीं होता। ये बस इमेजिनरी वो जगह है, इमेजिनरी वो पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो वो रास्ता, वो ऑर्बिट, वो वहां पर हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इन वैल्यूज के बराबर आ सकता हो। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं कि आया यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं, तो इस जगह की एंगुलर मोमेंटम मैं निकालूंगा इलेक्ट्रॉन के मास, स्पीड और रेडियस को पुट करके। अगर इनकी वैल्यू, इनमें से एक भी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। और अगर इनमें से एक वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यहां पर ऑर्बिट हो सकता है, शेल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH और 2 पाई के बराबर आ रहा है, NH और 2 पाई के बराबर आ रहा है। तो यहां पर शेल मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन का रास्ता वो हो सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा गौर कर लो इसके ऊपर। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर कह देना, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब